मैं ओला का फर्स्ट इन्वेस्टर था। एक ज़माने में आई ओन 20% ऑफ ओला। जब मैं इन्वेस्ट किया ओला में, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। रेहान यार खान भारत के पहले वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने ओला, फार्मिजी और कंट्री डिलाइट जैसे गेम चेंजिंग कंपनियों में निवेश किया। इस एपिसोड में हम उनकी जर्नी, वेंचर कैपिटल की दुनिया और एआई के तेजी से बढ़ते प्रभाव पर बात करेंगे। What are certain key mindset of an entrepreneur and what are certain key mindset of a VC जो एकदम differentiating है और बहुत necessary है होना। आई थिंक आप देखो ओपन एआई की स्टोरी देखिए, $750 मिलियन, राइट, जो है तकरीबन 7,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया ₹1 कमाने से पहले। समटाइम्स 5% ऑफ वेरी सक्सेसफुल फाउंडर्स वीसी को रिटर्न देना नहीं चाहते। Google, after inventing, Google never invented anything major. DeepSeek जो रिलीज हुआ है वो क्यों रेवोल्यूशनरी है? तो DeepSeek proved what OpenAI took 100,000 GPUs to build. They could build with 2,800 GPUs. एक मेरी कंपनी थी, बहुत अच्छी चल रही थी, राइट, और उसका IPO होने वाला था और सडनली वो क्रैश हो गई। 5 बिलियन की कंपनी 0.5 बिलियन हो गई। 90% लॉस ऑफ वैल्यू। आप अपने 20 साल और 25 साल वाले को क्या मैसेज पास करना चाहोगे? वेलकम टू लेवल सुपरमाइंड पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव से भरा रहेगा। आज हमारे पास रेहान सर हैं। इनका काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, स्टार्टअप वर्ल्ड में, एंड इनकी एक बुक भी है। हम उसमें डीप डाउन करेंगे। आज हम देखना चाहते हैं एक अलग लेंस से दुनिया को, फ्रॉम अ VC POV, विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग POV। मैं कुछ भी बोलूँ उनसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू आयुष जी, और थैंक यू आपने ये पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया। आपका बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप है और आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मेरा परिचय ये है कि मैं बॉम्बे में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा और फिर उसके बाद मैं सीधा कॉलेज के बाद मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। मेरी फैमिली वैसे सर्विस में थी, लेकिन मेरी माँ ने एक एंटरप्रेन्योरशिप खुद किया था, ब्यूटी पार्लर चेन का। तो शायद वहाँ से मुझे वो जीन्स आ गए। तो लेकिन मेरे फैमिली के पास उतने कुछ ख़ास पैसे नहीं थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे मालूम था कि अगर मेरा फर्स्ट वेंचर नहीं चला तो आई वुड बी बैक टू टेकिंग अ जॉब। तो मैंने बहुत दिल लगा के पहला मेरा वेंचर किया। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वेंचर था। मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट था कॉलेज में और 1992 में मैं ग्रेजुएट कर रहा था। और शायद आप बाज़ लोग को ये ऑडियंस में याद रहेगा कि 1991 में इंडिया ने नरसिम्हा राव और मनमोहन जी गवर्नमेंट के अंडर लिबरलाइजेशन किया था। तो फिर इकॉनमी हमारी खुल गई थी। उसके पहले हमारी मैनेज इकॉनमी थी, लाइसेंस राज वगैरह। तो 91 में जब लाइसेंस राज हट गया तो कोई भी बिजनेसमैन बन सकता था, अदरवाइज़ पहले खाली लाइसेंसी के पास वो डोमेन थी। तो मैं सोचा रहे ये तो अच्छा हो गया। और क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, मुझे मालूम था कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी फील्ड है इंडिया में। शायद वो टाइम पे 60% जो हमारी इंडिया की GDP बोलते हैं वो एग्री से आती थी। तो मैं बोला मैं एग्रीकल्चर में घुसता हूँ और मैं जो प्लांटिंग मटेरियल है एग्री के लिए वो मैं इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इंडिया इतने सालों तक बंद था, तो अभी खुल रहा है। तो जो अच्छी वैरायटीज़ हैं जो क्रॉप यील्ड बढ़ाए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं वगैरह, उनको मैं इंपोर्ट करके मैं फार्मर्स को सप्लाई करूं। तो ये मैं सोचा मेरी पहली बिज़नेस के लिए है। लेकिन जब मैं वो बिज़नेस में घुसा, मैंने देखा कि जो बड़ी कंपनीज़ थी जैसे कि ITC और रैलीज़, टाटा ITC कंपनीज़, तो वो बड़े क्रॉप्स को वो लोग ने पकड़ दिया था। तो फिर मैंने फ्लोरिकल्चर पे फोकस किया। तो अगर आप देखते हैं इंडिया में बहुत सारा फ्लावर प्रोडक्शन होता है, मोस्ट ऑफ इट विदाउट स्टेम, राइट, जैसे कि जिससे माला बनती है। लेकिन जो यूरोपियन स्टाइल है वो विद स्टेम होता है, लेकिन विद स्टेम वाला भी काफ़ी बढ़ रहा था। उसका भी फैशन जो बुकेज बोलते हैं। तो मैंने उसकी प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करना चालू की, जैसे कि रोजेस, कार्नेशंस, जो बल्ब क्रॉप्स बोलते हैं, ग्लैडियोलाई, लिलीज़, और फार्मर्स को सप्लाई मैंने 90s में काफ़ी की।
और वो मेरा पहला बिज़नेस हुआ 90s में, और फिर मैंने वो बिज़नेस बेचा, और फिर मैं एक सेकंड बिज़नेस मैंने चालू की जो मोर टेक टाइप ऑफ बिज़नेस थी। वो टाइम पे कॉल सेंटर इंडस्ट्री का बूम चालू हो गया था इंडिया में लेट 90s में, अगर आपको याद रहेगा। तो वो टाइम पे जो IP बोलते हैं, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो होता नहीं था। तो वो टाइम पे रेगुलर फ़ोन लाइन होती थी, उस पर एक लीज लाइन करके आती थी। तो मैं US कंपनी के कोलैबोरेशन से लीज लाइन सप्लायर बन गया इंडिया में उसका। और काफ़ी ये जो आप जो लो परेल एरिया में आप बैठे हैं, अभी तो सब रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज वगैरह खुल गए, लेकिन पहले ये सब BPOs होते थे 90s में। जो पहले जब मिल्स बंद हुए, उनका पहला री इनकारनेशन जो हुआ लो परेल का, वो हुआ एज BPOs। बाद में जब BPOs के कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट बॉम्बे में बढ़ गया, तो दे ऑल शिफ्टेड टू बैंगलोर वगैरह। लेकिन तो पहले तो मैं पूरे लो परेल में फुल इसको सप्लाई करता था, और पूरे BPOs मेरे कस्टमर्स होते थे। और ये मैंने कुछ 7-8 साल तक करे। फिर उसके बाद VoIP आ गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया, तो मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया, बिकॉज ऑल टेलीफोनी बिकेम VoIP टेलीफोनी उसके बाद। तो वो मेरा दूसरा बिज़नेस था, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन आखिरी में मुझे उसको बंद करना पड़ा क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी बदल गई। और फिर उसके बाद मेरा फिर मैं सोच रहा था मैं अब क्या करूं, तो ये बिज़नेस बंद हो गया। मैं फ्लावर बिज़नेस तो अच्छे से जानता था, आई वांटेड टू गो बैक टू द फ्लावर बिज़नेस, लेकिन मैं ग्रोइंग साइड पे नहीं, अब के मैं B2C साइड पे कंज्यूमर को सप्लाई करना। और वो टाइम पे आपका .coms भी आ गए थे, इंटरनेट आ गया था। तो मैं बोला मैं ऑनलाइन एक फ्लावर की दुकान क्यों नहीं चालू करूं, टू हेल्प पीपल सेंड फ्लावर्स वर्ल्ड वाइड। तो मैंने फोकस करी उसको US मार्केट पे फॉर इंडियंस टू सेंड बैक टू इंडिया। और फिर जब वो सक्सेसफुल हो गई, मुझे फिर वो आइडिया आया कि वाई डोंट आई इनेबल दूसरे कंट्रीज़ टू सेंड बैक, क्योंकि अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। तो ब्राज़ीलियंस भी हैं, मैक्सिकन्स भी हैं, जापानीज़ भी हैं, जर्मन्स भी हैं, सब हैं वहाँ पे। तो वाई ओनली इंडिया? तो फिर मैंने ये दूसरी कंट्रीज़ ऐड करी, पहले 10 कंट्रीज़, 20 कंट्रीज़, और फिर 180 कंट्रीज सर्विस बन गई वो। तो वो मेरी काफ़ी सक्सेसफुल बिज़नेस रही। और फिर उसमें ही मैंने इन्वेस्टिंग ऑन द साइड मैंने चालू करी। तो मैं जो एंजल इन्वेस्टर आज कहलाते हैं, तो आई वाज वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर्स। वो टाइम पे तो नाम भी नहीं मालूम था, कि खाली कोई मिल गया आपके वैसा एक IIT गुवाहाटी से था, तो वो कुछ कर रहा था, तो वो मिल गया। तो वो उसका पार्टनर IIT बॉम्बे से थे, दोनों साइमन टेक में काम कर रहे थे। तो वो लोग ने साइमन टेक छोड़ा, तो उनका आइडिया मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। मैं वो राउंड सिंडिकेट करने की कोशिश किया। मैं दूसरे फ्रेंड से पूछा, बोले नहीं क्या बकवास कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडियन प्रोडक्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी कभी नहीं चलेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। वो टाइम पे तो जैसे इजरायली कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज तो इसको बिल्कुल ही मार डालेंगे, देयर इज़ नो चांस। बट मुझे फुल कॉन्फिडेंस था, तो मैंने किया। और मैंने फिर 5-6 दोस्त मिले जो उसमें इन्वेस्ट मेरे साथ में किए, और वो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहा। Very interesting. That was your entry towards what you currently do. Correct. Okay. तो वो Sir, मेरा currently entry आप क्या था। कर रहे हैं अच्छे से? हाँ, तो फिर मैंने एंजल इन्वेस्टिंग की 2008 से 2012 तक 6 साल, और काफ़ी मेरे अच्छे कंपनीज उसमें आए। ये जो पहली मेरी कंपनी एक ध्रुव उसका नाम है, उसकी स्पेलिंग इज़ एक्चुअली ध्रुवा, DRUVA.com, आप उसको जाके देखें। इट्स $400 million रेवेन्यू कंपनी, वो सिलिकॉन वैली रीलोकेट हो गया। फिर मेरी एक कंपनी उसमें जो फेमस थी, ओला। मैं ओला का फर्स्ट इन्वेस्टर था। तो आई मेट भाविश, और मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। एक ज़माने में आई स्टोन 20% ऑफ ओला एज इज फर्स्ट इन्वेस्टर। अगेन उसमें कोई यकीन ही नहीं कर रहा था वो बिज़नेस में। लोग बोल रहे थे, अरे क्या बेकार की कंपनी लाए हो, आई तो कैन वेव माई हैंड एंड गेट अ कैब। बॉम्बे ना, ऐप वैप फ़ोन पे कौन ऑर्डर करेगा? 20% तो ह्यूज अमाउंट है मतलब। हाँ, शुरू में, बिकॉज नोबडी वाज विलिंग टू फंड इट। असल में मैंने स्टार्ट किया 5% से, फिर कोई पैसे डालने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं बोला ठीक है, मैं और डालता हूँ। ऐसे मेरा 20% हो गया उसमें। सर, अभी तक आपने कोई नोटेबल जो बहुत लेट्स से फेमस है, जैसे फार्मीजी में आपने किया है, करेक्ट, ओला कैब्स में किया है, आई थिंक एक और किस में किया है आपने?
नहीं काफ़ी वेल नोन है। तो ध्रुवा जो दो इट इज़ नॉट वेल नोन, काफ़ी बड़ी हो गई, अगर उसको वैल्यू करेंगे तो 4 बिलियन के तकरीबन। फिर ओला तो विच इज़ वेरी फेमस। फिर वो मेरी एंजल पोर्टफोलियो में से बॉक्स 8 आपने देखा होगा, वो भी मैं उसमें फर्स्ट इन्वेस्टर रहा। वो कंपनी का ओरिजिनल नाम था पॉन्चोज, तो वो मैक्सिकन बेचते थे। तो मैंने फिर उनको बताया कि अरे मैक्सिकन क्यों बेचो, ये आइडिया अच्छा है लेकिन इसको पनीर टिक्का बेचो ना यार। तो वो लोग ने पिवट मारा उस पर, वो भी फेमस थी मेरी कंपनी। फिर फार्म इजी ऑफ कोर्स, फिर कंट्री डिलाइट अगर आप जानते हैं उसको, जुपी गेमिंग कंपनी, काफ़ी फेमस कंपनीज हमारे फंड से भी आए। करेक्ट सर, व्हाट आई एम सीइंग कि आप हमारे ऑडियंस की तरह एक सर्विस क्लास मिडिल क्लास से आए, हु वांटेड टू डू चेंज द क्लास वे यू मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हो। आपने 2-3 एंटरप्रेन्योरशिप किया, उसमें सक्सेस आया, कहीं पे लर्निंग्स आए, फिर यू एंटर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। सर ये माइंडसेट, ये जो आपने जर्नी किया है फ्रॉम अ सर्विस क्लास बैकग्राउंड टू एंटरप्रेन्योर एंड देन एंटरप्रेन्योर टू वीसी, आपके माइंडसेट में आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, व्हाट आर सर्टेन की माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट आर सर्टेन की माइंडसेट ऑफ अ वीसी जो एकदम डिफरेंशिएटिंग है और बहुत नेसेसरी है होना? आई थिंक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमें जो इंग्लिश में जो बोलते हैं, ही हैज़ टू बी एन ऑप्टिमिस्ट, राइट? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ है जो सब उसको बोल रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो एरिया में सक्सेस होता है जो जहाँ पे आइडिया बहुत ही नया है, जहाँ पे और कोई हो नहीं। अगर आज मैं कोई कॉमर्स जैसे कि मैं चालू करूँ, ऑलरेडी जेप्टो है, इंस्टामार्ट है, सब है उसमें, राइट, ब्लिंकिट है वगैरह, तो वो आइडिया नया नहीं है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आइडिया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई कुछ नई एरिया में मैं चालू कर दूँ उसको, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ क्विक कॉमर्स फॉर फैशन, राइट, तो सब लोग बोलेंगे अरे ये तो नहीं चलेगा, कौन खरीदेगा, कौन ट्राई करेगा कपड़े घर पे, वो सब यू विल गेट टू हियर ऑल ऑफ दैट। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यू हैव टू हैव बहुत ही हाई कन्विक्शन, क्योंकि सब आपको बोलेंगे, आपके पेरेंट्स, वाइफ, स्पाउस, बच्चे भी बोलेंगे, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, सब बोलेंगे क्या पागल हो, क्या आइडिया लेकर बैठे हो, राइट? तो यू हैव टू ब्रेक थ्रू दैट, राइट? तो पहले वो। सेकंड क्या होता है एंटरप्रेन्योर के पास कि उसका जो पहला आइडिया है वो कभी चलता नहीं है, उसमें पिवट मारना पड़ता है। कोई भी फर्स्ट आइडिया 99.99% फर्स्ट आइडिया नहीं चलता है विदाउट पिवट, क्योंकि लाइफ इज़ अ जर्नी। आप जो हो आप हो, यू आर व्हाट यू आर बिकॉज आपने लाइफ में खुद बहुत पिवट्स मारे हैं, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर फेलियर्स, राइट? तो you have to have resilience, you have to have the agility to pivot. So it is a very special combination कि I have to be convinced of the idea and yet willing to change it. तो ये बहुत ही ख़ास पर्सन होता है और इसलिए इतने few entrepreneurs successful होते हैं। तो ये होता है entrepreneur mindset. So fundamentally optimism, I believe deep conviction, obsession towards your idea. And then also not rigid enough कि pivot ना करे, क्योंकि game is about surviving, being cockroach, it's about longevity. बिल्कुल. And pivot is a metric to capture longevity, if I'm trying to get you right. हाँ, मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। हाँ. जो हमारी एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, कंट्री डिलाइट। हाँ, कंट्री डिलाइट शायद आपने उनके प्रोडक्ट्स ट्राई करे होंगे। हाँ, मिल्क, कोकोनट, घी, पोहा, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। वो कंपनी का नाम, ओरिजिनल कंपनी का नाम है बीजापुरी डेयरी। तो 2 लड़के थे, IIM से निकले, और उनके पास क्या आइडिया था कि ये जो अमूल जो दूध आप पीते हैं ना, ये फ्रेश दूध नहीं है। ज़्यादातर जो आप अमूल आप पीते हो ना, ये पाउडर से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो। तो क्या होता है कि गुजरात, हाउ डज गुजरात सप्लाई पूरे इंडिया में, उनका सप्लाई कैसे आता है? तो वहाँ पे वो लोग उसको ड्राई डाउन करते हैं पाउडर पे, शिप करते हैं, और फिर वो वापस रिकॉन्स्टिट्यूट होता है काफ़ी तौर पे, नॉट एवरी टाइम बट काफ़ी तौर पे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। आपको मालूम है एडल्ट्रेशन फैक्टर्स है, नॉट नेसेसरी इन अमूल बट इन वेरियस ब्रांड्स वगैरह में।
तो ये सब प्रोडक्ट्स 1960s में कंसीव किए थे जब इंडिया में कोल्ड चेन नहीं थे वगैरह। तो ये दो लड़कों का आइडिया था कि इंडिया इज़ रेडी फॉर फ्रेश मिल्क, ताज़ा दूध, राइट। तो उन्होंने पहले डेयरी चालू करी, काउस खरीदे, और वो किया 3-3.5 साल, राइट। फिर उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि प्रॉब्लम डेयरी में नहीं है, डेयरीज तो हैं, प्रॉब्लम है मार्केटिंग में। तो फिर उन्होंने काउस बेचे, डेयरी बेची, और एक ब्रांड बन गए कंट्री डिलाइट। लेकिन पहले जब कंट्री डिलाइट किया, ग्लास बॉटल्स में किया, क्योंकि बोला हाँ प्रीमियम प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट, राइट। और वो बिका, आपने भी देखा होगा, बॉम्बे में भी काफ़ी फ्रेश मिल्क ब्रांड्स हैं। लेकिन वो उतना चला नहीं, क्योंकि जब आप ग्लास बॉटल में डालते हैं वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। 110 रुपया लीटर, अमूल बिक रहा है 56 रुपीज़ लीटर में। फिर उनको आइडिया आया कि मैं ग्लास बॉटल्स के बजाय मैं प्लास्टिक पैकेट में करूं, राइट। तो दे वर एबल टू मैच अमूल का प्राइस, वो प्राइस मैच हुआ अमूल का। तो फिर कंज्यूमर्स खरीदने लगे, सेम प्राइस बेटर प्रोडक्ट, बिकॉज आई हैव टू ट्रस्ट अ न्यू ब्रांड ऑल्सो ना। वो टाइम पे अननोन ब्रांड था कंट्री डिलाइट, तो मैं क्यों लूँ, सेम प्राइस बेटर प्रोडक्ट, राइट। टेस्ट करने पे ही बेटर लगता है। तो ये उनकी कुछ 4 साल की जर्नी रही। तो कन्विक्शन कि फ्रेश मिल्क के लिए मार्केट होगा, लेकिन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट मार्केट फिट फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है, राइट। काफ़ी ट्विस्ट मारे उसके अंदर, काफ़ी पिवट्स मारे, और फिर उसके बाद फिगरिंग आउट कि मैं मार्जिन कैसा बनाऊं, क्योंकि मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ मिल्क में सिर्फ 7% मार्जिन आता है, राइट। तो फिर स्टार्टिंग अदर SKUs, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऐप है, तो देन बाय अदर प्रोडक्ट्स जिसके हायर मार्जिन है। तो ये इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ जर्नी जो एंटरप्रेन्योर, जिस पे एंटरप्रेन्योर जाता है। और अगर हम 10 साल के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर और पिवट्स हुए होंगे, राइट। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। when we optimize for survival, obsession and pivots, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कंज्यूमर से बात करते रहो या डेटा देखते रहो? व्हाट आर द बेस्ट वेज टू बी लेस रिस्की इन पिवट्स या बी मोर फ्रेंडली टू पिवट्स? So sorry for the interruption, but 94.3% of you are regular viewers of this podcast and haven't yet hit the subscribe button. Can I please request you to hit subscribe? तो कंज्यूमर को तो सुनना पड़ता है, कंज्यूमर को तो सुनना पड़ता है। बात करके, डेटा देख के, आपके फील्ड ऑपरेटिव, सेल्स पीपल, नॉर्मली इन द बिजनेस फ्रंट लाइन नोज कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। You have to listen. You may get from दूसरे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन आती है। सर यहीं पे एक ट्रिक हो जाते हैं, जस्ट क्योंकि हो सकता है कि मार्केट क्रिएशन है, सिग्नल आ रहा है, नहीं चल रहा है। हाँ, हाउ डू आई नो कि माय ऑब्सेशन इज, हाउ डू आई नो कि मैं रिजिड हो गया हूँ? देखो इसमें कोई परफेक्ट साइंस तो नहीं है, परफेक्ट साइंस नहीं है। बट नॉर्मली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कंपनीज में, जो आपकी फ्रंट लाइन टीम है, जैसे कि सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, जो जूनियर्स हैं, दे नॉर्मली नो कि क्या हो रहा है। एंड द मैनेजर, सी आप होते हो, मैनेजिंग लेयर होता है, जूनियर लेयर होता है, राइट। और समटाइम्स इट इज़ यू एंड द जूनियर लेयर। दैट फ्रंट लाइन लेयर नॉर्मली नोज, राइट। दे समटाइम्स वो लोग आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, बट दे आर एबल टू गिव यू इंफॉर्मेशन, at least they are able to give you negative comments back. जैसे कि कंट्री डिलाइट के केस में जब कस्टमर अट्रिशन होने लगा, तो दे लाइक हाँ ये कस्टमर्स लाइक द प्रोडक्ट, लेकिन प्राइस ज़्यादा है उनके लिए, राइट। डेटा भी आपको बता सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 में रिन्यूअल हुआ, उसके बाद पीपल ने ड्रॉप ऑफ कर दिया, तो शुरू में लोग जोश में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर 3 महीने के बाद उनको आइडिया आता है कि अरे मेरा ग्रोसरी बिल बहुत बढ़ रहा है, तो लेट मी गो बैक टू नॉर्मल प्रोडक्ट। तो आई लाइक इट। द फैक्ट दैट आपको 3 महीने रिन्यूअल हुआ, दैट मीन्स दे लाइक द प्रोडक्ट, इसलिए उसको रिन्यू किया सब्सक्रिप्शन। तो आपको you have to look at signals and data. Be open and like don't be super rigid. Yes, yes. Sir, और exactly contrasting, मतलब एक अच्छे VC में क्या ऐसे aptitudes होते हैं
ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट्स होता है, क्वालिटी होता है जो उसको बहुत अच्छा बनाते हैं? जो सबसे बेकार क्वेश्चन वीसी में आता है ना, व्हाट इज योर मार्केट साइज, सबसे यूजलेस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है बट अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट यूजलेस क्वेश्चन, बिकॉज जो नया प्रोडक्ट है, आप देखिए ओला कैब्स में, ओके मैं आपको ओला की स्टोरी बताता हूँ. जब मैं इन्वेस्ट किया ओला में, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं. ओके मैं जब VCs के पास लेके गया, वो टाइम पे मैं VC नहीं था, मैं एंजल इन्वेस्टर था. जब मैं VCs के पास लेके गया, मुझे कैलकुलेशन करके बताया जाता था, अरे ऑल इंडिया में कितने टैक्सीज हैं, 50,000. ओके अगर आप ये लॉन्च करोगे तो यू विल बी अ सबसेट वो मार्केट का, तो चलो आपके पास 5,000, 10% मार्केट शेयर, 20% मार्केट शेयर हो जाएगा. यू विल एट द मोस्ट बी 10,000 कैब्स, राइट. अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, नहीं, वी आर हियर टू चेंज द गेम. वो हम यहाँ पे हैं क्योंकि वो जो 50,000 कैब्स हैं वो सब बेकार है इंडिया में, सब बेकार है, दे आर गिविंग बैड सर्विस. तो ये सबसे बेकार क्वेश्चन रहता है कि सो वीसी ऑन वन साइड हैज़ टू बी अ विजनरी, दैट ही हैज़ टू बी एबल टू सी कि जो मार्केट है ये कैसा बन सकता है. जब मैंने कंट्री डिलाइट में इन्वेस्ट किया, मैंने देखा, मेरा जो आइडिया था कि 7% मार्जिन से ये बिज़नेस में कुछ होने वाला नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी इज़ कि एक दफ़ा मैं घर में एंट्री मार लूँ एक प्रोडक्ट के साथ और उसमें मैं अच्छा काम करूँ, देन आई कैन क्रॉस सेल अदर प्रोडक्ट्स, और फिर वहाँ पे रियल बिजनेस बनेगा. मेरे ये डे वन से मुझे ये थॉट था, ये आइडिया इवन एंटरप्रेन्योर नॉट आर्टिकुलेटेड. तो वीसी ऐसा शख्स होता है, तो एक ऑन वन साइड ही हैज टू सी दैट long term view, like this long market, like the new market creation. आप देखो ओपन एआई की स्टोरी देखिए, $750 million, राइट, जो है तकरीबन 7,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया एक रुपया कमाने से पहले. 7,000 करोड़ एक रुपया कमाने से पहले. आप कन्विक्शन देखो उसमें, टू बी एबल टू डू दैट ऑफ द इन्वेस्टर्स, और उसमें हर किस्म की वीसीज हैं, राइट. तो एक साइड पे द वीसी हैज टू बी विजनरी कि हाँ ये मार्केट बन सके, इवन सीइंग बियॉन्ड द एंटरप्रेन्योर, राइट. ऑन द सेकंड साइड वीसी हैज टू हैव अ राइट मिक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट, कि अगर कुछ चीज़ नहीं चल रही है तो वेरी क्विकली विड्रॉ योर मनी फ्रॉम दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वीसी क्या होता है, ही इज़ मैनेजिंग अदर पीपल्स मनी. खुद का तो पैसा नहीं होता है. इट्स अ AIF, सेबी लाइसेंस AIF होता है हमारे इंडिया में. उसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, उसमें बैंक्स भी हैं, उसमें फैमिलीज़ भी हैं, उसमें HNIs भी हैं, उसमें चैरिटीज़ भी हैं, हर किस्म की इन्वेस्टर्स होते हैं VC फंड के अंदर. तो ऑन वन साइड आई हैव टू हैव ऑप्टिमिज्म एंड ऑन द अदर साइड आई हैव टू हैव कंजर्वेटिज्म. इट्स अ वेरी unique, weird combo. इसलिए वेरी फ्यू पीपल. मेरा एक अच्छा दोस्त है रवि शास्त्री, जो इंडियन कैप्टन के कोच और क्रिकेटर रह चुके. एक दिन मैं उनके साथ बैठा था, बातें कर रहा था. ही सेड, रेहान, डू यू नो लेस देन 300 पीपल हैव प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया. फॉर इंडिया जो टोटल आपके जो टीम्स हैं मिला के अब तक 300 ओनली, 300 पीपल. बहुत ही कम लोग हैं विच हैव दैट स्किल. सिमिलरली इन VC anybody can become an investor. See, what is an investor? कि मैं पैसे दे रहा हूँ. Giving money is the easiest thing in the world. मैं हमेशा बोलता हूँ VC is not about giving money. That's the easy thing. VC is about not giving. Where not to give. Right? That is the hard part. So I think in India, you know, first of all, VC की बिरादरी तो कम है. There must be less than 1,000 people working in VC in all of India. उसमें से, in my opinion, there will be less than 20 people who really get it. It's tough. very interesting. Normal लोग जो देख रहे हैं, अगर just to understand, बातचीत करते वक्त कोई स्टोरी अगर आपके पास है जहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकता है ये बंदा कंजर्वेटिव भी है बट विजनरी भी है, मिक्स, ऐसा कौन से सिग्नल्स हैं जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि VC में? सबसे ज़रूरी सिग्नल है उसका ऑफिस. जिसके पास भी फैंसी ऑफिस है, मैं तो वहाँ से बहुत दूर भागता हूँ. मैं बोलता हूँ भागो, बिकॉज अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, हमने ऑलरेडी क्या ये कॉन्वर्सेशन में इस्टेब्लिश कर दिया कि लाइफ इज़ अ जर्नी या बिजनेस इज़ अ जर्नी ऑफ पिवट्स.
इसका मतलब आपसे गलतियां होंगी, आप सीखेंगे और सीखने के बाद आप सही रास्ते पे आओगे। पर्सनल लाइफ में भी यही होता है, राइट? बिजनेस लाइफ में भी ये होता है। In order to be able to do that in business, you must not run out of cash. करेक्ट। तो आपको आपकी दुकान एकदम ही टाइट चलानी है, एकदम ही टाइट। आपका ऑफिस सस्ते से सस्ता ऑफिस होना चाहिए, ओके? फर्नीचर रेंटेड, सस्ते जगह में, टिल यू हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड कि ये मेरा चल रहा है। सो एक सिग्नल हो गया, वीसी के ऑफिस चेक करो। स्टार्टअप का ऑफिस चेक करो। अच्छा, नहीं मैं पूछा था सिग्नल क्या है वीसी का। हाँ, ओके, वीसी का, हाँ। ओके, Yeah. हाँ, अच्छा, तो स्टार्टअप का तो सिग्नल ये है हाँ, कि he yeah, has how to they are- be how very frugal they are. how frugal they are. Correct. You have an idea plus आप Correct. super frugal, हाँ, right? एक तो वो है, right? अगर VC तो doesn't even need an office normally, you know. Correct. तो VC अगर आप देखो, if anybody has a very fancy office in VC, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि ज़रूरत ही क्या है, you know. Especially in today's age where people are working on the cloud and all of that, होते हैं काफ़ी ज़बरदस्त ऑफिसेज होते हैं। लेकिन मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी जब मैं सिलिकॉन वैली गया। जो VCs होते हैं उनके बहुत ही ऑर्डिनरी ऑफिसेज होते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी ऑफिसेज, प्लास्टिक टेबल्स, सिंपल ऑफिस। मैंने देखा वो सेम VCs के जब इंडिया ब्रांचेस होते हैं बड़े सेक्सी ऑफिसेज होते हैं। तो बट आप देखो वॉरेन बफेट को, वेरी फेमस इन्वेस्टर, बहुत ही फ्रूगल आदमी है, सेम घर में रह रहा है ज़माने से, सेम गाड़ी चला रहा है, सेम मैकडॉनल्ड्स में जाके खाना खा रहा है, राइट? तो आई थिंक क्योंकि VC has to invest in entrepreneurs who are frugal, he himself should have a frugal mindset. अगर आपके पास बहुत लग्जूरियस माइंडसेट है, एक दफ़ा मुझे एक एंटरप्रेन्योर एक किस्सा सुना रहा था कि वो एक इम्पैक्ट फंड से रेस कर रहा था, राइट? पैसे, इम्पैक्ट फंड वो जो होता है जो इज़ प्रॉफिट विद पर्पस, राइट, वाला फंड। बोल रहा था यार जब मैं उनके ऑफिस में गया इतनी एयर कंडीशनिंग थी तो मैं सोच रहा था हाउ आर दीज पीपल गुड फॉर द प्लैनेट। और उनका क्लीन टेक फंड था, एसीज भरे हुए, कोई खिड़कियाँ खुली भी रही, कैबिन में 2 एसीज। तो देयर हैज़ टू बी सम द जो VC होता है हैज़ टू लिव एंड वर्क इन द सेम एनवायरनमेंट एज द। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है VC का, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। So the DNA which is required for founders to survive, shared DNA होना चाहिए VC में भी, करेक्ट? Absolutely. और क्या क्या सिग्नल होता है सर? एक ऑफिस हो गया, फ्रुगैलिटी हो गया, विजनरी कैसे कैप्चर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत जगह क्या आता है, एंड ये मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, कि रिस्क कैपिटल बाहर ज़्यादा है, क्योंकि विजन रिस्क कैपिटल फंड करता है फंडामेंटली, करेक्ट? करेक्ट। गिवन रिस्क कैपिटल जो इंडिया में अब जो है उसमें विजनरी VCs कैसे आइडेंटिफाई हो? बात करके कैसे क्वेश्चंस हैं, हाउ डू वी आइडेंटिफाई? आई मीन ट्रैक रिकॉर्ड, ओके, ट्रैक रिकॉर्ड कि कितने ब्रेक थ्रू कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। करेक्ट। ब्रेक थ्रू कंपनी इज अ कंपनी जो बहुत ही अलग टाइप ऑफ कंपनी होती है, राइट? तो वो ट्रैक रिकॉर्ड में उससे पता चल जाता है कि दिस गाय इज investing in breakthrough companies and the other one is investing in copycat companies. करेक्ट सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। VC वर्ल्ड में जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में काफ़ी कंटेंट है कि बुरा हुआ मेरे साथ, इतना स्ट्रगल किया फिर ऊपर बढ़ा मैं। VC वर्ल्ड में रॉक बॉटम कोई स्टोरीज या आपके एक्सपीरियंस में कुछ है क्या जहाँ पे दे हिट द रॉक बॉटम एंड दे राइज, ऐसा कुछ होता है? I mean होता है। See, VC is also a company. It's a business at the end of the day. मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ कि जो मैं आज हूँ, जो आज हमारा अभी हमने अपना 4th फंड क्लोज किया है, ओके, दिस विल बी, ये हमारा सबसे बेस्ट फंड होगा। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है फ्रॉम 1, 2 and 3, राइट? प्रॉब्लम्स झेले हैं उसमें, तकलीफ़ें झेली है, गलतियाँ की है। एक मेरी कंपनी थी, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक मेरी कंपनी थी बहुत अच्छी चल रही थी, राइट? और उसका IPO होने वाला था और सडनली वो क्रैश हो गई। 5 बिलियन की कंपनी 0.5 बिलियन हो गई, 90% लॉस ऑफ वैल्यू,
ओके और मेरी गलती क्या थी उसमें, मैं पहले थोड़ा थोड़ा एग्जिट लेना चाहिए था, बट मैं सोचा IPO हो जाएगा, मैं एग्जिट ले लूँगा। तो फिर मैंने क्या उससे सीखा कि अब से मैं क्या करता हूँ कि एक दफ़ा थोड़ी वैल्यू क्रिएट हो जाती है ना, मैं थोड़ा निकाल देता हूँ 20%, फिर मैं थोड़े बाद के बाद और 20%, फिर और 20%। आई डोंट वेट टू द एंड टू टेक आउट 100% फ्रॉम इट। तो ये एक मेरा लेसन हुआ, तजुर्बा रहा। फिर जो हमारी इन्वेस्टिंग जो तरीका है, राइट, उसमें भी हमारे फेलियर्स हुए। हमने इन्वेस्ट किया कंपनीज़ में, उसमें भी फेलियर्स हुए, तो उससे हमने सीखा कि फेलियर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देन फिर कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो हमारा जो 4th फंड है विल बी आवर बेस्ट फंड एवर, क्योंकि ऑल दोज लर्निंग्स आर देयर फ्रॉम द प्रीवियस फंड्स। इसमें भी वो लॉन्जेटिविटी का है, बिल्कुल, अगर मैं 4th फंड तक सर्वाइव नहीं करता तो मैं करता भी कैसे। वेरी इंटरेस्टिंग सर। क्या बेस्ट पेयर क्या होता है, वो आइडियल पेयर क्या होता है एंटरप्रेन्योर और VC का, विच आई थिंक चेंजेस सोसाइटी? लाइक आइडियल मिलाप, व्हाट, मान लो एक एंटरप्रेन्योर एक VC है, व्हाट, और वो पक्का साथ में मिलकर सोसाइटी चेंज करेंगे, ये बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा एग्जांपल है क्या आपके पास? आई थिंक क्योंकि अकेले नहीं कर सकते, इट्स अ म्यूचुअल थिंग ऑफ बोथ। या आई थिंक ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रस्ट होना चाहिए दोनों साइड से, क्योंकि फाउंडर की जो जर्नी होती है वो बहुत ही कठिन होती है, राइट। कोई भी स्टार्टअप, राइट, बहुत कम स्टार्टअप्स आके IPO करके फिर IPO के बाद भी सक्सेसफुल, अगर 10,000 चालू हुए तो दे विल बी ओनली 100 दैट कंप्लीट दैट जर्नी, राइट। तो वो जर्नी में आपके साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, राइट, फेलियर्स आएंगे आपके साथ। अगर आप स्टार्टअप हो, आपके साथ ऐसा VC होना चाहिए जो विल सपोर्ट यू थ्रू द फेलियर्स, जो रिकग्नाइज करेगा कि ये फेलियर से ये बंदा कुछ सीख रहा है, राइट, और सीखने के बाद अब कुछ बनाएगा। और दूसरे साइड से जो स्टार्टअप है, राइट, ही मस्ट ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट विद द VC, क्योंकि क्या होता है कि VC के पोर्टफोलियो में अगर, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ सो हार्ड, अगर VC 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, 30 खाली 10% 20% रियली वर्क, तो वो काउंट करता है आपके कंपनी के ऊपर टू गिव यू द रिटर्न। और वहाँ पे समटाइम्स वेरी फ्यू बट समटाइम्स 5% और वेरी सक्सेसफुल फाउंडर्स VC को रिटर्न देना नहीं चाहते, उसको फंसा देते हैं, राइट, क्योंकि मेरी तो सक्सेस हो गई, मैं उसको एग्जिट नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सस्ते में खरीद दूंगा, एट्सेट्रा। तो दैट should also be there on both sides. So on the VC side, VC should continue supporting through the difficult times. On the founder, opposite, when he is successful, he must ensure कि अच्छा रिटर्न आए VC को, तो they can continue the game. करेक्ट सर। सर ये वाला स्टोरी जो आपने बोला ना, फाउंडर फंसाता है, आई थिंक ये मार्केट में है नहीं ये स्टोरी, इसको इलैबोरेट कर सकते हैं ऐसा कोई आपके फ्रेंड सर्कल में जहाँ पे ऐसा हुआ है? क्योंकि आइडियली बहुत सारी स्टोरीज हैं कि ये वाला इन्वेस्टर वाला स्टोरी जहाँ इन्वेस्टर का रिस्क हाई है, दो रिस्क है, एक तो आपने किसी से पैसे लिए है ना और दे रहे हो, फिर जब लेट्स से विनिंग का टाइम आ रहा है, आपने ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पे ऐसा हुआ है, जो बाकी जो देख रहे हैं अगर उसमें से एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो वो ये गलती से भी ना करें? तो एग्जांपल्स तो है, इसमें मीडिया पिकअप नहीं करता है और इसके बारे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ द कंपनीज, राइट। तो एक मेरी कंपनी थी जिसमें वो बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन वो उसने लिस्ट नहीं किया था अब तक, राइट। तो जब भी मैं उसके पास जाता हूँ एग्ज़िट के लिए, वो मुझे एग्ज़िट नहीं देता है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत रहती है। क्योंकि देखिए, जो भी इनकमिंग इन्वेस्टर आएगा, एग्ज़िट मतलब मैं बेच रहा हूँ, कोई और ख़रीद रहा है। जो भी इनकमिंग इन्वेस्टर आएगा वो कंपनी पे ड्यू डिलिजेंस करना चाहेगा। वो अलाउ ही नहीं करता है, बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, आपको बेचना है तो मुझे बेच दो 50% डिस्काउंट पे। तो ये मैंने काफ़ी एक कंपनी में ऐसी ये देखा है
ये बदमाशी, राइट? एग्जिट ही नहीं करता है, वो खुद खरीदना चाह रहा है मुझसे 50% डिस्काउंट। करेक्ट, बट दैट्स नॉट फेयर, बहुत ही अनफेयर है। दिस इज नॉट हाउ रिस्क कैपिटल वर्क्स। करेक्ट। तो एक वो मैंने देखा है, हाँ। राइट? दूसरा मैंने देखा, एक मेरी कंपनी थी जो वो बहुत मुश्किल टाइम से गुजरी, बहुत सारे मुश्किल टाइम से गुजरी, और क्योंकि वो बहुत सारे मुश्किल टाइम से गुजरी, जो इन्वेस्टर्स थे वो कंपनी में उनके राइट्स जो थे वो काफ़ी डाइल्यूट हो गए, क्योंकि ही हैड टू, उसने मल्टीपल राउंड्स उठाए वगैरह, राइट? राइट्स डाइल्यूट हो गए, तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था कंपनी के ऊपर। फिर वो 7 साल मुश्किल टाइम में गुजरने के बाद वो सक्सेसफुल होने लगी, राइट? और जब सक्सेसफुल होने लगी, सक्सेसफुल होने के बाद अगेन वो जो फाउंडर था, क्योंकि वीसीज के पास राइट्स नहीं थे, और उसने पूरे जो पूरे उसके इन्वेस्टर्स थे उसको उनको बहुत ही बुरा टाइम दिया, राइट? तो ये एक सेकंड एग्जांपल है। तो ऐसा होता है, काफी होता है। फिर आप लोग मतलब फ्रॉम अ वीसी लेंस जो रिस्क डाल रहे हैं, किसी और से पैसे ले रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा मतलब लेस ट्रस्टिंग हो जाते होगे मूविंग फॉरवर्ड, या इट्स जस्ट पार्ट ऑफ गेम, यू आर रेडी फॉर दिस? हाउ डज दिस वर्क? सी लकीली हिंदुस्तान में क्या है कि बहुत कम हुआ है। ओके, इट इज़ देयर। आपने देखा होगा वो थेरानोस स्टोरी, जैसे कि होता है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्रॉड, इट्स अ टाइप ऑफ कंप्लीटली फ्रॉड नहीं बोल सकते हैं इसको, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ डर्टी वे ऑफ डूइंग थिंग्स। लकीली मैंने जो देखा है ये लेस देन होता है। आउट ऑफ, इफ़ आई इन्वेस्ट इन 100 कंपनीज, 2 तो बदमाश निकलेंगे, राइट? बट उससे ज़्यादा नहीं निकलते हैं, 2%। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 100 के 100 मेरे अच्छे विल बी सेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? कैसे थैंक यू। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है। फाउंडर लेंस से ट्रस्ट का मतलब है कि हार्ड टाइम से सपोर्ट रहे, एंड इन्वेस्टर के हिसाब से ट्रस्ट का मतलब है व्हेन यू आर विनिंग you do your job by giving back the return on capital, because that's the reason that capital came. So everyone needs to do their job. इसका स्टोरी नहीं आता है, which is very interesting कि आपने बोला। आई थिंक हमारे कम्युनिटी को और इसके ऊपर बात करना चाहिए। सर आप फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली टू ओपनिंग 2 एंटरप्रेन्योर, मतलब 2 जर्नीज एंड देन एंटरिंग वीसी वर्ल्ड, आपका एकदम मस्त लाइफ है ना, इन टर्म्स ऑफ यू हैव बीन इन ऑल वेज। तो आपने एक बुक लिखा है, मेक योर लक, है ना? इस लक को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आपके हाउ डू यू व्यू लक? तो मैं आपको पहले बता दूं मैंने बुक क्यों लिखा। हाँ, मैंने एक बुक लिखा, मेरे एक दोस्त बॉब मिगलानी करके, उसके साथ में, ओके वो टाइम पे अब एंटरप्रेन्योर बन गया है, लेकिन जब वो फाइज़र में काम करता था, यूएस फाइज़र में इन न्यूयॉर्क सिटी, और वो मेरा अच्छा दोस्त था, ही वाज ऑलरेडी एन ऑथर। तो उसकी तरफ से तो पहले मुझे गट्स हुए कि करें बुक, तो बुक लिखना डर लगता था। और उसकी स्टोरी भी कैसी हुई, एक दफ़ा हम लोग डिनर पे गए थे चाइनीज़ रेस्टोरेंट को यहाँ बॉम्बे में, तो मेरा ओला का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हुई। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट था, जैसे मैं आपको बताया, मैंने ओला में अर्ली इन्वेस्टर था, 20% ओनरशिप। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो 20% ओनरशिप, मतलब उसमें बहुत वैल्यू क्रिएट हुई होगी। तो बोला कि, तो मैंने बोला, नहीं उसका नाम बॉब है, तो मैंने बोला बॉब जस्ट लक। तो तो फिर उसने बोला, रेहान सच्ची में ये लक है या इसमें और कुछ है क्या उसके पीछे, राइट? तो फिर हमारी उस पर चर्चा हुई वो रात, चाइनीज़ फूड हम लोग खा रहे थे, बात कर रहे थे इसके ऊपर, लक के ऊपर। और फिर वो अपनी लाइफ स्टोरी भी सुना रहा था कि वो कैसे वो फाइज़र में घुसा, और उसकी स्टोरी थी कि वो फाइज़र में वो जब गया था, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, लेकिन वो जमा रहा, और वो फाइज़र के जो सेल्स मैनेजर है उसको 10 फ़ोन कॉल किए 6 महीने में। तो फिर फाइनली वो मैनेजर ने बोला, अरे आप इतना मेरा पीछे करते हो, ऐसे मुझे सेल्स आदमी चाहिए। तो उसने ले लिया 6 महीने के बाद, राइट? तो उसकी स्टोरी, और फिर वो फिर वो एक डिपार्टमेंट जो वो ज़माने में ऑब्सक्योर डिपार्टमेंट जो बोलते हैं ना, उसमें डाला गया, जैसे कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं, जिसको कहलाते थे प्राइसिंग। तो पहले वो टाइम पे 20, 30, 25 साल पहले जो कॉस्ट होता था उस पर 25%, 30% लगाओ और बेच दो,
प्राइसिंग ऐसी होती थी, लेकिन बॉब ने वो डिपार्टमेंट में उसको डाला, ही वॉज हेडिंग दैट डिपार्टमेंट, तो उसने फिगर आउट किया कि प्राइसिंग शुड बी बेस्ड ऑन डिमांड एंड नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ सप्लाई। करेक्ट। और उसने पूरे फाइजर को उसमें रेवोल्यूशनाइज किया और फिर ही रोज टू वेरी हाई पोजीशन वगैरह उसमें। तो हमने जब अपने दोनों जर्नीज पे रिफ्लेक्ट किया, हमें ये आइडिया आया कि ये जो चीज़ हम जो कहलाते हैं लक, राइट, 90-95% ये जो हमारी चॉइसेस होती है उसके तरफ से होती है लक, एंड नॉट क्योंकि हम पे कुछ तारा चमक गया, राइट। और मुझे इंटरेस्ट ये बुक में इसलिए था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता होता, और अभी भी मिलता हूँ, और मैं सबको एक कॉपी देता हूँ बुक की, या बोलता हूँ अमेज़ॉन से ले लो, कि बोलते हैं कि नहीं वो तो लकी था, मैं लाइफ में लकी नहीं हूँ, मेरी लकी ऐसी है लाइफ में, शायद मैं अगले जन्म में मैं लकी हो जाऊँ, मेरे ये जन्म में मैं लकी नहीं हूँ, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए आप देखो मंदिरों में, मस्जिदों में, स्पेशली हिंदुस्तानी तो भरे हुए जाते हैं, राइट। हर ट्यूसडे मुंबई में आप देखो बेयर फुट सब लोग चल रहे हैं टू सिद्धिविनायक। एवरीबडी वांट्स लक एंड दे वांट गॉड टू गिव देम लक, राइट। बट हमने देखा है कि जो लक होती है, मैं आपको, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द चॉइसेस यू मेक, दैट वाज द पैटर्न दैट वी सॉ। तो इसलिए वो बुक लिखी। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे, मेरा क्या व्यू पॉइंट, अगर आप सक्सेसफुल बन जाओ बहुत ज़्यादा तो यू यूज लक एज अ ग्रैटिट्यूड टूल कि आई गॉट लकी, एंड ऑब्वियसली मैप आउट कि व्हाट एक्शन लेड टू, एंड जब आप सक्सेसफुल यू डोंट यूज लक एज एक्सक्यूज कि अरे मैं लकी नहीं हूँ, करेक्ट। बट गिवन योर एक्सपीरियंस, फ्री, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन फ्री विल? वो चॉइसेस भी एक के बाद एक ऑर्डर में हुआ होगा, मतलब अगर मैथमेटिकल फॉर्म से देखो, एक प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस हुआ होगा जो एक रिजल्ट की तरफ प्रोबेबिलिस्टिकली पुश किया होगा, कहीं ना कहीं तो है ना सर, मतलब वो। नहीं, आप सही बता रहे हो, इसलिए हमने बुक लिखी, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल, और बुक में देयर आर 7 चैप्टर्स, हर चैप्टर एक इशू पे बात करता है। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में आपको क्या सिखाया गया है? बी द बेस्ट, बी अहेड ऑफ एवरीबडी। पेरेंट्स ने भी आपको ये सिखाया, बी द बेस्ट, रेस में जीतो, बी अहेड, गेट मोर मार्क्स, you did your engineering, score higher in AI, be a top 1000 AIR, so on and so forth, right? That is what we have all been taught in school. That is what all of us have been taught in college. It's wrong, actually. It doesn't help you in life. You know why? अगर आपको ज़िंदगी में, करियर में प्रोग्रेस करना है, you don't have to be better, you have to be different. You have to be different. You have to do something which other people are not doing. Okay? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, ही इज़ अ लॉयर, बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है। बट वो क्यों सक्सेसफुल लॉयर है? उसने 25 साल पहले जब अपना करियर चालू किया था, एक बहुत ही अलग टाइप ऑफ लॉ में घुस गया, जो है मरीन लॉ, ओनली टू डू विद शिपिंग। Not your usual corporate lawyer making contracts and fighting. तो कोई नहीं कर रहा था वो टाइम पे। He specialized in marine law, ships, shipping, cargo damage वगैरह. He is very, very well to do. He is the number 1 go-to guy for any ship owner if there is any problems today. All the foreign companies, everybody uses him, right, for this. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, तो हमने बुक में एक पूरी चैप्टर लिखी इस पे कि बी डिफरेंट, डोंट डू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, डोंट ट्राई टू विन, बेटर नेवर विंस, कॉन्ट्रास्ट, बेटर नेवर विंस, राइट, बेटर नेवर विंस। इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ बेटर पिज्जा कंपनी, Domino's is already there, I can't win, right, I can't win, right, it's very difficult. What better pizza will I create? People try to do that organic pizza, this pizza, it's very difficult. I can't break Domino's. It's very hard. I should do something different. Maybe I should start a Bhel Puri delivery service. I don't know. I'm just talking. Indian snacks. Right? Look at Haldiram's. आप देखो. Right? पहले क्या होते थे? Western snacks, chips, cheese balls वगैरह. Haldiram's ने क्या बनाया? एक
इंडियन ब्रांड भुजिया, इंडियन स्नैक्स को लेके $1 billion कंपनी बन गई. Right? Today, I'm very optimistic. For example, Starbucks आ गया. Right? Chai. If somebody creates a big chai chain, because Indians drink chai, किसी ने बनाई नहीं है. So go where nobody has gone. जैसे कि that's one of the examples in the book. तो हमने book में ये बताया है कि there are choices you should make. और हमने ये pattern recognition देखा है कि बॉब का तजुर्बा, मेरा तजुर्बा, बहुत सारे स्टार्टअप्स देख के कि what are those 7 different things, those 7 things that you should do, which is a very different, which is not commonly taught or advised to you. Right? Be helpful, which is the first chapter of the book, is not something which is taught. सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोला. 2 चीज़ आपने बोला, बी वेरी डिफरेंट, बी डिफरेंशिएटेड, Yes. डोंट बी बेटर, Don't be better. बी डिफरेंट. Yes. एंड सेकंड आपने बोला कि बी हेल्पफुल, Yes. लोगों की मदद करो, इट विल कम बैक. बी हेल्पफुल का स्टोरी क्या था? आप See, be helpful. We are जो हमें जो सिखाया गया है, help to be helpful हमें सिखाया नहीं गया है schools में, colleges में, etc. बाटर सिस्टम सिखाया गया है. आप भगवान के पास जाओ, बाल शेव ऑफ करो या 30 दिन फास्ट करो तो आपको कुछ मिल जाएगा. It's a barter system. Right? You've been taught barter. That means I must get some benefit for fasting for 30 days or जो भी है. It doesn't work like that. Life is not so simple, right? If you are helpful, right, to people recognize you as helpful. It's not even a circle. Okay, I help you, you help him, he helps her, and then it should come back to me, right? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सर और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो लक फैब्रिकेट करते हैं, जिससे लक फैब्रिकेट होता है? एक हमने एक बुक में एक कॉन्सेप्ट लिखा है. इट्स कॉल्ड बिगिनर्स माइंड. ओके, बिगिनर्स माइंड. बिगिनर्स लक. No, beginner's mind. Okay. And beginner's luck works with beginner's mind. Correct. Okay? क्यों? Right? Because you have an open mind. Correct. The problem is, जैसे ही आप लाइफ में आप बढ़ते हो, right? Why do इतने सारे startups 20-year-olds से क्यों आते हैं? Because their mind is open. Their mind is open to possibilities. The mind is not closed. लेकिन लाइफ में जैसे ही आप बढ़ते हो, you become an expert at something. An expert is a person actually with a closed mind. Okay. An expert is a person with a closed mind. They're an expert at something, right? So the Japanese call it Soshin, the beginner's mind. Okay. Always have a beginner's mind. So Right. how do I keep that mindset throughout my life when I'm 30, 40? How can I cultivate? Is there a way? You have to remind yourself of that. Okay. So I'll tell you what our fund is called. Our fund is called Orias. Orias means keep unlearning. It's very important that you have to remind yourself that the world is changing, ideas are changing, and you have to keep yourself agile. You have to keep an open mind. You have to be willing to accept things. Realize that you're becoming rigid or you are an expert. Why do मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ी कंपनीज ये सब क्यों नहीं कर सकती हैं जो स्टार्टअप्स करती हैं? क्योंकि दे आर सेट इन देयर वेज. कोई भी बड़ी कंपनी से कोई इनोवेशन आता ही नहीं है. दे हैव टू बाय कंपनीज. अगर आप देखो, एंड द स्मार्ट बिग कंपनीज दे बाय कंपनीज. Yeah. That's a way also. Google after inventing, Google never invented anything major. They did invent ये जो ट्रांसफॉर्मर है जो OpenAI ने यूज़ किया, गूगल ने खुद उसको ठीक से यूज़ नहीं किया. बट YouTube is a purchase product. Google Workspace is a purchase product. Right? So they have not created new things because of what happens. जो क्या होता है कि you become fixed in your ways. Right? You think this is not going to. TV networks ने YouTube क्यों नहीं बनाया, जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बनाया? Big TV studios, NBC, Correct. Disney क्यों नहीं बनाया? It required 2 young boys जो जिनके पास ये आइडिया आया कि anybody can become a broadcaster. YouTube, right? So they had a beginner's mind. So that is the third thing, right? कि you have to always have
A beginner's a mind. beginner's mind, and And remind yourself. that remind yourself. keep Don't on become an learning. expert. सर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से आई थिंक ये और एक्सेलरेट हो सकता है क्या? लाइक 20 साल सराउंड योरसेल्फ व्हेन यू आर 30 35 सराउंड योरसेल्फ एट 20 21 डज दैट हेल्प? I think it helps. But I think all these 7 factors are inside you rather than outside of you. Okay. It's your attitude to your life, right? Even at home, if you're not learning every day from your wife and your child, and you think you know it and you're judging people, okay? तो आपके पास एक closed mind है. Very interesting. And the way AI is growing, I mean, we don't have option. We Correct. need to unlearn and Correct. relearn. You have to unlearn. It's a survival thing now. Sir, अभी मैं बाकी जो 4 पॉइंट्स है प्लीज बाय द बुक, रीड द बुक. आई थिंक इट विल कैप्चर रेस्ट पॉइंट्स. सर आपके हिसाब से द जी, वे जी. डीप सीक आ रहा है, आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा उसमें लिंक्डइन में, द वे एआई इज मूविंग, राइट? 2 क्वेश्चंस. वीसी वर्ल्ड कैसे चेंज होगा उससे? मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ. ओके, जब आईफोन आया करेक्ट. और फिर एंड्रॉयड आया, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म्स. तो ये प्लेटफॉर्म्स बन गए, उसके ऊपर एप्स करेक्ट. बनेंगे, राइट? जो एप्स हैं, दोज आर द मेन इन्वेस्टिंग एरियाज. करेक्ट. कोई भी ऐप है, जैसे कि आपका ये ऐप है, यू नो, जेप्टो है, कुछ भी है, राइट? दे आर ऑल एप्स विच आर वर्किंग ऑन टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म. on a platform. तो the history of AI today, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका हिस्ट्री ये है कि गूगल about 10 years back एक चीज़ इन्वेंट की कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर. ओके, और फिर उसको उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया. इट वॉज वेरी मैग्नानिमस ऑफ देम. खुद उस पे जो ओपन एआई है, जो चैट जीपीटी है, उसका इक्विवेलेंट खुद इंटरनली बनाया भी उस पे. बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं एआई के अंदर ऑफ हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशन मतलब वो आंसर देता है बट एक्यूरेट आंसर नहीं देता है, क्योंकि गूगल उसका ब्रांड करेक्ट आंसर देने पे इतना जुड़ा हुआ था कि उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट रिलीज नहीं किया, क्योंकि वो हेलुसिनेशंस थे उस पर. दे कुड नॉट टेक द ब्रांड रिस्क. तो वो रेस में पीछे हो गया. ये कंपनी ओपन एआई विच स्टार्टेड नॉट एज अ कंपनी बट एज अ नॉन प्रॉफिट, उन्होंने ट्रांसफॉर्मर लिया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ट्रेनिंग डेटा, तो व्हाट इज़ जेन एआई और व्हाट इज़ एआई जो अब फेमस हो गया. 3 साल पहले नहीं था ना एआई. जो अब का जो एआई है, इट इज़ बेसिकली क्या है कि वो बहुत सारा डेटा कंज्यूम करके द ट्रांसफॉर्मर इज़ मेकिंग कोरिलेशंस बिटवीन द डेटा, राइट? वो कोरिलेशंस बना रहा है डेटा के ऊपर, और फिर जब आप कोरी देते हो, इट इज़ एबल टू गिव यू एन इंटेलिजेंट आंसर ऑन टॉप ऑफ इट. तो इसलिए वो जो $750 मिलियन जो ओपन एआई में लगा, 7,000 करोड़ रुपया, वॉज ऑन ट्रेनिंग द ट्रांसफॉर्मर, द मशीन ऑन इट, राइट? बहुत सारा डेटा पढ़ो, कंज्यूम करो, और फिर वो करेक्ट आंसर्स दे रहा है उसके ऊपर. तो जब ओपन एआई ब्रोक आउट इन 2023, वेरी रिसेंटली, इट वाज अ रेवोल्यूशन, because it was wow, ChatGPT was giving that kind of answer. It could write you an essay, it could write you a love poem, it could write in the style of Shakespeare, it could write in the style of Tagore, whoever you wanted, right? It could write a comedy, it could tell you a joke, it could give you a one-line thing for your thing, it could do maths problems, it could do coding, सब कर सक रहा था, right? So that was the first step. So then the whole world was wow, AI. So the AI buzz started actually only 2 years ago. उसके पहले बहुत ही quiet था, if you notice. AI था, but it was quiet, right? Nvidia का stock price बढ़ गया because everybody said lot of GPUs are required, क्योंकि ये ट्रेनिंग करने के लिए, right? India पीछे पड़ गया रेस पे because we don't have उतना capital to be able to do that kind of training. US ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स डाल दिए GPU के ऊपर, पर सर ये तो यार वी हैव अ गोल्ड माइन विद अस, क्योंकि हमारे पास ये कंपनी है दैट कैन डू दिस ट्रेनिंग, दैट कैन हैज़ द हार्डवेयर, राइट? तो ये सब हुआ इन द लास्ट 2 years.
ये जो अब डीप सीक जो रिलीज़ हुआ है वो क्यों रेवोल्यूशनरी है, राइट? आप एक कॉन्सेप्ट मूर्स लॉ करके आप जानते होगे. मूर्स लॉ मीन्स कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन फॉलिंग, राइट? बेसिकली दैट्स व्हाट इट सेज. मूर्स इट वाज बाय सर्टेन अमाउंट, बट आई वोंट गेट इनटू दैट. कि वो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरते रहता है. तो डीप सीक प्रूव्ड that what OpenAI took 100,000 GPUs to build, they could build with 2,800 GPUs. So it is not that DeepSeek better answers there, right? It is giving equally good answers, but it is giving it on a fraction of the cost, right? It has something called a reasoning engine within it, right, which is used, and it has got expert modules within it. So its architecture lends to being very low cost, right? So now we are seeing the second revolution in AI in a very quick time. Ke it is able to become massified, right? So what does it mean for VCs like us? It means ki the ability of companies to build apps. So iPhone was a revolution, but Android was also a revolution because Android was free. iPhone was expensive. iPhone was for the elite, is today also for the elite. Android ने created something for the masses, right? For us VCs ये exciting है क्योंकि एक platform है, उसके ऊपर apps बनेंगे, you know, like for example, somebody can create an app on top of DeepSeek or on top of OpenAI using जो APIs बोलते हैं उसके, right? To for example a legal app, okay, there are thousands of case laws in India में, पूरा उसको उससे पढ़ाओ. And then, you know, as a lawyer, get answers. अच्छा मेरा ऐसा केस है, ये give me all the case laws. अच्छा Madras High Court gave this judgment, Bihar High Court gave this judgment, and so on and so forth. Right? All that can come. Right? So it is exciting for us because we are looking more at the apps than at the LLMs. Very interesting. So एक हो गया, बहुत सारा आप लोग VC वर्ल्ड में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुल रहा है इन्वेस्ट करने का. मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे VC का गेम क्या है? जजमेंट गेम है ना, कि you judge whether, in a way, you put a money, you judge. How the game of judgment is changing because of AI. VC space ही कैसे change हो रहा है, ना कि investment nodes rather than VC space. आप लोग में क्या changes आएंगे? क्योंकि अभी कल ही निकला है, अभी आज around first week of Feb, कल निकला एक research GPT निकला है, OpenAI का ही है ना. 30-40 मिनट्स में इट कैन स्क्रैप एंटायर वेब, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च कौन. इसके बहुत यूज केसेस है सोशल मीडिया में मेरे हिसाब से. हाउ डज योर वर्ल्ड चेंज? I think it doesn't change that much. See, हर न्यू प्लेटफॉर्म को one has to understand it. जब इंडिया में जब UPI आया तो उसको you know one had to understand कि इसका क्या क्या पोटेंशियल है. लेंडिंग में पोटेंशियल है. It's a payments platform but there's data. So it has lending potential, it has, you know, various payments potential and so on and so forth. तो जब भी कोई नया platform आता है, OpenAI is a platform, DeepSeek is a platform, LLMs are a platform basically, right? And they open up their APIs. Android, जैसे मैंने बोला, is a platform. So what is Android? It's a software with APIs open so these are all platforms. So whenever there is any kind of platform जो create होता है, you get companies that start building things on top of that platform. VCs invest in those companies. Correct. Right? मैं आपको I'll tell you about Japan and Korea. Japan and Korea about 20 years ago decided that flat screen TVs will be a platform. That's why they are the world leaders in that. So the government of Japan and Korea got together and created a mission to bring and develop their technology. Right? On top of that technology, many component manufacturers and और जो आपके TV manufacturers etc. सब create हुए on top of that platform. Right? So governments, large corporations or other things are creating platforms. Those typically, sometimes they're VC investment, sometimes, but they're largely government investment. There's Android, large corporation investment, UPI government investment. OpenAI was a VC investment, but वो platform बन गया. जब ये platforms बन जाते हैं, VC start investing in the applications to be created on top of the platforms.
ओके सर, वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah. सर अभी इंडियन बजट काफ़ी मिडिल क्लास फ्रेंडली, इन्वेस्टर क्लास फ्रेंडली अपीयर हो रहा है, हाँ। स्टार्टअप फ्रेंडली तो पक्का है। हाँ हाँ आपके हिसाब से हाउ कैन स्टार्टअप फाउंडर्स लेवरेज दिस बजट? क्योंकि मैं देख रहा था कि उन्होंने कुछ 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा डाला है कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में। हाउ डज इट प्ले आउट? व्हाट शुड फाउंडर नो अबाउट दिस बजट? तो फाउंडर को तो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव स्टार्टअप्स की तरफ से। उन्होंने टैक्स ब्रेक भी दिया है स्टार्टअप्स को। एक डीप टेक फंड भी अनाउंस किया है। फिर ये 10,000 करोड़ एलोकेट किया है टू VCs लाइक अस, जो ये पैसा उठाएंगे और फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एज अ फाउंडर मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव, इज़ प्रोवाइडिंग कैश, इज़ प्रोवाइडिंग टैक्स ब्रेक्स एट्सेट्रा। तो I can build. Money will be available. The flow of money is Money, more. yeah, Sir, so ये money is the raw material, right, for a correct. startup. Very true. Yeah. डेफिनेशन चेंज किए, माइक्रो स्मॉल स्केल, आई थिंक कुछ डेफिनेशन चेंज किए जिसकी वजह से थोड़े लिमिट्स बढ़ा दिए। हाँ, लिमिट्स बढ़ा दिए। हाँ हाँ ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। उससे काफ़ी फ़ायदा होगा स्टार्टअप्स को। नेट व्हाट आई अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल चेंज ऐसा हुआ कि और इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा पैसा डालने के लिए मार्केट में, करेक्ट? एंड लिक्विड आएगा तो चीज़ें बेटर होगी। फेयर सर। और कुछ है जो पता होना चाहिए? स्टार्टअप्स के लिए देखिए, ये जो उन्होंने किया है, दे इंक्रीज द टैक्स एग्जेम्पशन, राइट, कि अब तक 12 लाख रुपया आप सैलरी कमाओगे तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कंजम्पशन एट दैट लेवल विल गो अप, क्योंकि मैं टैक्स पहले भर रहा था तो मैं गवर्नमेंट को दे रहा था, अभी मैं आई विल स्पेंड ऑन प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही है वो लेयर के लिए जिसकी 12 लाख तक साल में आमदनी हो, कमाई हो, इफ़ 2 people आर वर्किंग इन द हाउस, 24 लाख रुपये हाउस होल्ड, तो चाहे आप हाउसिंग क्रिएट कर रहे हो उनके लिए, आप FMCG प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, और बहुत सारे लोग हैं विच आर मेकिंग 12 लाख रुपीज़ एंड लेस, विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो आप विथ कॉन्फिडेंस यू शुड क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर देम, बिकॉज नोइंग दैट दे हैव मोर कंजम्पशन पावर नाउ। करेक्ट, लिक्विडिटी है तो लोग उनके स्पेंड पास, करेंगे। करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर और कुछ आपके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आपका, मैं व्हाट आई रियली लव अबाउट योर लाइफ, राइट, इट्स वेरी इंडियन, मिडिल क्लास, एम्बिशन, 2 स्टार्टअप्स, VC, सक्सेस एवरीवेयर। सो एक एवरेज इंडियन जो पॉडकास्ट देखता है, एम्बिशियस है, ही विल रिलेट टू योर लॉट, अच्छा, to a persona like you. Okay, simplifying the question. आप अपने 20 साल और 25 साल वाले को क्या मैसेज पास करना चाहोगे? 3 कोई मेजर मैसेज जो आपको, मैं टीवी देखता हूँ और टीवी देखने में एक बहुत बड़ा रिस्क है, ओके, जिससे नौजवान या यूथ इन्फ्लुएंस हो जाता है। टीवी पे एवरीथिंग हैपन्स वेरी फास्ट, यू नो, टीवी शोज में फटाफट काम होता है। ऐसे लाइफ में ऐसा नहीं होता है, यू नो, यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट। तो द मीडिया इज टीचिंग यू दैट थिंग्स आर वेरी क्विक एंड एवरीथिंग हैपेंस। यू हैव टू, द काउंटर लेसन इज, अगर आप कोई भी चीज़ पेशेंस, लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग एंड गेटिंग लॉन्गर, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग अप, एंड a life of 80 years, 85 years, why are you in a super hurry? Better to do things सोच के, समझ के, with patience, slowly, क्योंकि real life requires a lot of patience. That's a very nice fair. So एक हो गया patience, क्योंकि life is long and society is more And famous. it's difficult. Yeah. It's difficult. So, You have to कोई deal metric- with people with patience, लोगों के नखरे वगैरह सब झेलना पड़ता है। That is so true, sir. Sir, और क्या ऐसा learning है जो आप शेयर करना चाहोगे अपने 2020 में? Optimize patience. Everything is improving. अगर आपको कोई बोलता है कि इंडिया, वो कभी मैं सुनने में आता है कि अरे पहले तो लाइफ बेहतर थी। लाइफ बेहतर नहीं थी। Correct. लाइफ में हार्डशिप ज़्यादा थे। आप सिंपल देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही कम थी। नाउ पीपल आर लिविंग लॉन्गर बिकॉज ऑफ बेटर मेडिसिन, बेटर एजुकेशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर हाउसिंग, राइट। तो it is only getting better and better. Humanity has been able to conquer problems, ailments. कोविड हो गया, उससे काफ़ी अब सीख लिया,
वापस होएगा वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई थिंक दुनिया सीख ली. सो you have every reason to be optimistic. You have every reason to be optimistic. The world is getting better. There will be more opportunities. इससे आप demoralize मत हो कि AI is going to take over everything. ये तो जब से steam engine आया ये हम कहानी सुन रहे हैं कि यार humans will get replaced. You know, I don't think so. I don't think humans will get replaced. What will happen is productivity will go up. Correct. Productivity. आप देखो ChatGPT is amazing, but it is a tool that you are using to become more efficient. Correct. Right? So I think you must be very optimistic is the second thing. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Sir, we learned a lot about No, thank you. the Thank you very much. fabric of a Thank good you. entrepreneur, fabric of a good investor, the relationship fabric. We learned about luck, all these things. And that too in a language which is relatable to a middle class person. It's very relatable. Thank you, sir, for your time. Thank you. We Thank you. learned Ji. a lot. Thank you. आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ सीखा है. आई वुड वॉन्ट यू टू फर्स्ट, हम बुक का लिंक डाल देंगे, प्लीज़ गो रीड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ऑल ड्राइवर्स ऑफ लक. एंड ऑल्सो प्लीज़ सर को लिंक्डइन में फॉलो करिएगा. सर बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स डालते हैं. अभी हम लोग पढ़ रहे थे R1 के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू सर. And that's it for today. What a conversation. I really hope you enjoyed it. We'd love to hear from you. If you have any comments, inputs, anything that you feel like we should have asked more of, please make the comments below this community that we can engage with and we can add value to. Looking forward to hear from you and looking forward to see you next time. Till then, enjoy and please do hit the subscribe button if you can. Thank you.